वेलकम टू NKS एकेडमी। गाइज जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था और लास्ट जो हमने प्रॉपर्टी किया था वो था चार्ज इज क्वांटाइज्ड। काफ़ी अच्छे सवाल भी हमने उसमें किए थे गाइज और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो गाइज आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। गाइज नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी एक बेसिक प्रॉपर्टी माना जाएगा। चार्ज हमेशा मास पे रहता है, मतलब मास से एसोसिएटेड है। बिना मास का कभी चार्ज आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, है ना। यानी वो मास की एक बेसिक प्रॉपर्टी कह सकते हो, है ना। चार्ज बिना मास का कभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मास के बारे में अगर बात करें तो मास बिना चार्ज का भी पॉसिबल है। न्यूट्रल बॉडी पे जान ही रहे हो, कोई चार्ज होती नहीं है, मास तो होती है ना। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग गाइज कि मास चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन चार्ज मास पे ही डिपेंड करती है। मतलब चार्ज के एग्जिस्ट करने के लिए मास का होना जरूरी है। यानी ये चार्ज जो प्रॉपर्टी है वो मैटर से एसोसिएटेड है। सो फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। कहने का ये मतलब दैट इज विदाउट मास चार्ज कांट एग्जिस्ट। ठीक है, विदाउट मास चार्ज कांट एग्जिस्ट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी बड़ी कमाल का है, वो भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है। वो कोई भी चार्ज होती है अगर वो रेस्ट में रहती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर वो मोशन करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। ये गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चार्ज के डेफिनेशन में। जब भी कोई चार्ज रेस्ट में रहती है तो केवल इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करती है, यानी चार्ज वाली इफेक्ट शो करती है। लेकिन जब वो दौड़ना चालू करेगी तो मैग्नेट वाली इफेक्ट शो करेगी। मतलब जो मैग्नेट जो बिहेवियर शो करता है एग्जैक्टली सेम बिहेवियर, मतलब वो एक मैग्नेट बनने लगा, या यूं कहे वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने लगी। अब गाइस दौड़ने में भी दो बातें हैं। ये बात तो क्लियर हो गई कि चार्ज रेस्ट में रहेगा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। लेकिन गाइस इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में दो बातें इंपॉर्टेंट है। अगर उसकी मोशन यूनिफॉर्म हो रही है, यानी एक समान स्पीड से 5 मीटर पर सेकंड से तो 5 मीटर पर सेकंड से अगर हो रही है, तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों ही एसोसिएटेड होगी उस चार्ज तक। मतलब चार्ज जहां जाएगी वहां पे वो फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उसके साथ साथ जाएगा। चार्ज यहां है तो यहां पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, वहां है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों। लेकिन गाइस अगर चार्ज एक्सेलरेट करने लगे, मतलब या तो स्पीड बढ़ाने लगे या स्पीड कम करने लगे लगातार, या डायरेक्शन चेंज करने लगे, इसी को बोलते हैं ना। तो अगर गाइस कोई भी चार्ज अगर एक्सेलरेशन में आ जाए, चाहे वो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो, ठीक है, या डायरेक्शन चेंज कर रही हो, चाहे जिस टाइप का भी क्यों ना हो, बस एक समान स्पीड एक समान वेलोसिटी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रेडिएट करने लगती है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। रेडिएट करने लगती है मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है। तो रेडिएशन का मतलब ही होता है वेव टाइप का वो निकलने लगती है ना। कमाल का चीज। तो गाइस इसी को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दरअसल इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंसिक्वेंसेस है, और वो चीज गाइस चार्ज के एक्सेलरेशन से ही पैदा होती है। आगे चल के हम लोग आगे के फिजिक्स वगैरह में ये चीज हम लोग को देखना होता है कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। तो गाइस उसमें अल्टीमेटली अगर देखा जाए उसका जो कोर कंसेप्ट है, कहीं ना कहीं चार्ज को हम एक्सेलरेट करते हैं या रिटार्ड करते हैं या उसके डायरेक्शन को लगातार चेंज करते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? सो गाइस हमने अभी क्या प्रॉपर्टी पढ़ा? बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है। चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट इन यूनिफॉर्म मोशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एसोसिएटेड विद द चार्ज दैट इज लोकलाइज्ड। जहां पे चार्ज होगी वहीं पे होगी। But in case of accelerated charge, the electromagnetic wave produced, ठीक है, and electric and magnetic fields are produced in the form of wave. आप ऐसे भी बोल सकते हो इसको। So चलिए लिखते हैं, चार्ज at rest produces electric field only,
और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल गाइज हम लोग पढ़ेंगे जस्ट कमिंग चैप्टर्स में। सो चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। नेक्स्ट इसी में चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ये मेन पॉइंट्स हैं। अब इसमें दो स्पेसिफिक पॉइंट मैं बता रहा हूं। इन यूनिफॉर्म मोशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक fields are localized, ठीक है। लेकिन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी एक्सेलरेटेड मोशन आप बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लिखता हूं, एंड मैग्नेटिक फील्ड आर रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव, in the form of wave known as electromagnetic wave। बहुत ही फेमस नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव्स जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। ठीक है गाइस, बहुत ही सिंपल है। कहने का ये मतलब कि अगर चार्ज केवल रेस्ट में हो, कोई चार्ज अगर ये रेस्ट में हो तो चारों बगल केवल और केवल कौन सी फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। अगर कोई चार्ज अगर एक समान वेलोसिटी से चल रही है तो यहाँ पे दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों है, इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक दोनों। ठीक है, ये चीज़। और जब एक्सेलरेट करने लगेगी तो वो चीज़ वहाँ से निकल बाहर होगी, मतलब ऐसा कुछ। अगर ये एक्सेलरेशन है इसमें तो यहाँ से वेव बाहर की तरफ निकल जाएगी, ये निकलने को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है गाइस, ये चीजें देखने को मिलती है। चलिए, क्या इतनी बातें क्लियर है गाइस चार्ज के बारे में? ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, और छोटी छोटी चीज कर लेते हैं गाइस, और भी छोटी छोटी चीजें हैं। आपको ये पता है कि चार्ज ट्रांसफर हो सकती है, इतना तो पता ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो सकता है, तो चार्ज ट्रांसफरेबल है गाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी गाइस, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा अच्छे से समझिए। किसी भी बॉडी पे कंडक्टर की बात मैं कर रहा हूं, कोई भी कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, तो अगर मैं चार्जेस पूरे इंटायर रीजन में डालने की कोशिश करूं, क्योंकि चार्जेस तो कंडक्टर के पूरे अंदर में मूव कर सकती है, तो मैं उसका सेंटर पे चार्ज डालने की कोशिश करूं, ढेर सारा, इनफैक्ट पूरे इंटायर रीजन में डालने की कोशिश करूं, तो कमाल की बात यह है कि चार्जेस आप जहां रखोगे अंदर के पॉइंट्स पे, वहां कभी एग्जिस्ट नहीं करेगी, सारी की सारी भाग जाएंगी कहां पे, सरफेस पे। आप सेंटर पे डालो, कोई भी एक सॉलिड कंडक्टर ले लो, उसका सेंटर पर किसी भी तरीके से चार्ज को डालने की कोशिश करो, लेकिन कोई भी चार्ज सेंटर पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, इनफैक्ट इनसाइड के किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, सारी की सारी चार्ज कहां चली जाएगी, सरफेस पे। यानी कमाल का प्रॉपर्टी, यानी चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर के केस में, बैड कंडक्टर केस में मैं नहीं बोल रहा, बैड कंडक्टर केस में जहां चार्जेस को डालोगे गाइज वहीं पर रह जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब सोचोगे सर ऐसा क्यों होता होगा, क्यों सरफेस पे ही चला जाता है, अंदर में क्यों नहीं रहता? तो गाइस सेम चार्जेस के बीच क्या होता है, रिपल्सन। ये तो पढ़ा है आपने, सेम चार्जेस के बीच क्या होता है, रिपल्सन, जिसके वजह से वो दूर दूर चले जाते हैं, दूर दूर। ठीक है, और सेम ही चार्ज रखोगे ना किसी बॉडी पे ऑब्वियसली, तो सेम चार्ज होगा तो वो क्या होगा, धीरे 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 वो फैलना चालू होगा, फैलना चालू होगा, और फैलते फैलते जितना दूर हो सकता है एक दूसरे को ओवरकम करने के लिए, उतना दूर वो चले जाएंगे, ताकि उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन कम से कम लगे। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइस? तो यही वजह है कि चार्जेस हमेशा कहाँ रहते हैं, सरफेस पे। तो द चार्ज ऑलवेज resides on the outer surface of conductor। कॉज क्या है इसका,
बिकॉज देर इज रिपल्सन बिटवीन सेम चार्जेस, so they move from each other to minimize repulsion। और कंडक्टर में तो ये फैसिलिटी होती है कि वो कंडक्ट कर सकती है, चल सकती है। वही गाइज अगर बैड कंडक्टर डालोगे तो ऐसा नहीं है कि उसमें रिपल्सन नहीं हो रहा है, लेकिन कोई उपाय भी तो नहीं है, वो कंडक्टर में, बैड कंडक्टर में वो मूव भी तो नहीं कर सकता, इसलिए वो वहीं पे रह जाता है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है गाइज, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके दिमाग में होगा कि सर अगर सारे के सारे चार्जेस अगर सरफेस पे चले जाए, अगर सारे के सारे चार्जेस अगर सरफेस पे चले गए तो क्या सरफेस पर चार्जेस के बीच रिपल्सन नहीं होगा क्या? सरफेस पे भी तो होगा, हाँ अंदर से थोड़ा कम होगा लेकिन होगा तो। एग्जैक्टली गाइस, सरफेस पे भी जबरदस्त क्या होगा? रिपल्सन होगा। वो चाहेगा कि हम और दूर भाग जाएं, लेकिन जो कि ये गाइस यहाँ पे मटेरियल यहीं तक है तो ये यहीं तक एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। वहाँ बाहर तो जा नहीं पाएगी बिना मैटर का, तो फिर कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए वो वहीं पे रहेगी। लेकिन हमेशा वो चाहेगी कि एक दूसरे से क्या हो जाए? दूर चले जाए। हमेशा चाहेगी कि एक दूसरे से दूर हो जाए। सो देयर इज ऑलवेज अ टेंशन इन द सरफेस। चार्ज जो बड़ी होती है हमेशा उसके सरफेस में एक टेंशन होती है, या यूं कहें हमेशा एक प्रेशर एग्जर्ट होती है। और गाइज उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये चीज हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोला करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये चीज कंडक्टर्स में मैं आपको बताऊंगा। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? होपफुली आपको मेरी बातें पूरी अच्छी समझ में आ रही है। तो चलिए गाइज, आप इन सब चीजों को एक बार कॉपी कर लीजिए। और ये सब जो प्रॉपर्टी है गाइज, ये बेहतरीन प्रॉपर्टी है चार्ज के रिगार्डिंग, और इससे चार्ज को समझने में आपको काफी मदद मिलेगी, ठीक है गाइज। कॉपी कीजिए इसको। चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया गाइज? अभी तक हमने चार्ज को डिफाइन कर लिया, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी हमने कर लिया, चार्ज से एसोसिएटेड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं अपन वो भी डिस्कस कर लिया कि चार्ज को हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, चार्जिंग कैसे करते हैं, और उसे डिटेक्ट करने का कौन सा डिवाइस होता है। मतलब हर बेसिक चीज़ हमने गाइज कंप्लीट कर लिया। अब गाइज हम लोग चार्ज और मास में कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे, मतलब ये देखने की कोशिश करेंगे कि चार्ज और मास जरूर एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हैं, तो फिर उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं क्या, उसी पर अपन चर्चा करते हैं। अभी अपने जस्ट प्रॉपर्टी देखा था कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, लेकिन मास चार्ज के साथ एसोसिएटेड बिल्कुल नहीं है। यानी चार्ज मास की प्रॉपर्टी है। अगर मास है तो चार्ज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई कंपल्सरी नहीं है। लेकिन गाइस अगर चार्ज है तो मास का होना कंपल्सरी है, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स में गाइस, न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल रिसर्च में तब आ गए जब उनको चार्ज वाली फील आ गई। जब वो कहीं उनको चार्ज दिखी किसी भी तरीके से, लॉजिक से उन्होंने देखा कि चार्ज यहां प्रोड्यूस होनी चाहिए, यहां चार्ज हो रही है, तो उन्होंने लॉजिकली बोला कि पक्का मास भी हो रही होगी, क्योंकि बिना मास का तो चार्ज कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता गाइस। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज ये देखते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। तो हम लोग 2 क्लास में करेंगे, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। दो पार्ट कर लेते हैं, इसका ज्यादा बेटर होगा समझने में। इस साइड में हम लोग कर लेते हैं चार्ज, और इस साइड में हम लोग कर लेते हैं मास। चलिए एक एक प्रॉपर्टी समझते हैं अच्छे से। तो पहली तो भाई डिफरेंस वो तो क्लियर ही है, डिपेंडेंसी। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, लेकिन मास बिना चार्ज का भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो डिपेंडेंसी में ये डिपेंड कर रहा है उस पर, लेकिन वो इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। सो पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, पहली डिफरेंस एक्चुअली लिखते हैं, चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास। इसमें हम लोग लिखते हैं मास कैन एग्जिस्ट
विदाउट चार्ज। सही है गाइज। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, सेकंड डिफरेंस, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आपको पता है चार्ज क्या होती है? क्वांटाइज्ड होती है, यानी एक बेसिक चार्ज जरूर एग्जिस्ट कर रही है जिसके इंटीग्रल मल्टीपल में दुनिया की तमाम चार्ज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट मास में ऐसा कोई बेसिक मास अभी तक तो ऐसा रिसर्च में नहीं आया है कि एकदम छोटी सी मास हो उसके इंटीग्रल मल्टीपल में करते चले जाए और दुनिया की तमाम मास आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। सो मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। नेक्स्ट डिफरेंस, ये जब चार्ज कंजर्व पढ़ा रहा था मैं, उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल डिस्कस किया था कि चार्ज कंजर्व होती है लेकिन मास कंजर्व नहीं होती है। चार्ज को तोड़ करके किसी अदर फॉर्मेट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। चार्ज को आप चार्ज में तोड़ सकते हो लेकिन मास को आप एनर्जी में तोड़ सकते हो, यानी मास डिसअपियर करा सकते हो, यानी वो कंजर्वेशन उसकी ख़त्म कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो यही बातें आपको बोली गई थी। तो मास इज कंजर्व, नो मास इज नॉट कंजर्व। गाइस ये आगे के लेवल की फिजिक्स है, हालांकि अभी तक 11th तक तो आपने मास को कंजर्व ही पढ़ा है और पढ़ना भी चाहिए। इस लेवल में मास कंजर्व ही रहती है, लेकिन और लेवल में बात करें तो वहाँ पे कंजर्वेशन धीरे धीरे उसका क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो हम लोग उस लेवल की बात करते हैं, मतलब पूरे इंटायर फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं तो हर पॉसिबल सिचुएशंस को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसलिए हमने लिखा है कि मास इज नॉट कंजर्व। तो मास क्यों कंजर्व नहीं है? बिकॉज, चाहे तो लिख सकते हो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज it can be converted into energy and vice versa। vice versa मतलब एनर्जी भी किस में कन्वर्ट हो सकती है? मास में, बाई फेमस इक्वेशन E इक्वल्स mc²। तो गाइस इसको बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मतलब मास कन्वर्ट होती है एनर्जी में और एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मास में। बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं इस फॉर्मूला में। यहाँ c लाइट की स्पीड होती है तो वो ऐसा समझते हैं कि अगर कोई मास लाइट के स्पीड से दौड़े तब उसकी एनर्जी ये आती है। गाइस ये नहीं है फॉर्मूला, फॉर्मूला बिल्कुल ये नहीं कहता है। फॉर्मूला में ये बोला गया है कि अगर कोई m मास है, अगर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ये नहीं है कि हाँ वो लाइट के स्पीड से चल रही है, तब वो अगर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो वो कितनी एनर्जी होगी इसको निकालने का काम किया जाता है mc² से। बच्चे लोग यही इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि c के स्पीड से शायद मास चल रही होगी, ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए। और वो फेमस आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, उसे हम लोग को एटॉमिक फिजिक्स में भी पढ़ना है, बस थोड़ा सा उसका यूज करना है। नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं। जैसा कि पता है आपको कि चार्ज इनवेरिएंट होता है। मैंने बताया है कि चार्ज को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डाला जाए तो वैल्यू चेंज नहीं करती है। बढ़ाओ, छोटा करो, स्पीड कम कर दो, रेस्ट में रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और गाइस मास के बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियसली कि भाई मास को अगर हाई स्पीड से ले जाओगे तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। एक फॉर्मूला भी दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा। और ये चीज़ें गाइस रिलेटिविटी में पड़ी जाती है, जनरल फिजिक्स में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए थोड़ा सा आपको अमेज होता है कि अरे कहाँ से चीज़ें आ गई, लेकिन आप सीखो सब कुछ। आगे की फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए गाइस फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी करते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, चार्ज डिपेंड नहीं करती है, बट मास इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग इट्स स्पीड। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है मूविंग बॉडी की मास, m मूविंग जो होती है वो रेस्ट वाली मास डिवाइडेड बाई √1 माइनस v²/c²। गाइस ये फॉर्मूला आगे चल के डिराइव भी करनी है फिजिक्स में, फिलहाल मैं अभी डायरेक्ट यूज करता हूँ आपको, ये हायर फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। सो m मूविंग जो होती है m ऑफ रेस्ट डिवाइडेड बाई √1 माइनस v/c का होल स्क्वायर, v²/c²। जहाँ ये v जो दिख रहा है ना, ये v होती है स्पीड ऑफ मास और c जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कैसे ये रेस्ट से ज़्यादा मूव करने पर कैसे ज़्यादा हो गया। सो लेट्स सी हियर,
V/c तो गाइज बहुत बड़ा होता है, लाइट के स्पीड को कोई भी अचीव तो कर नहीं सकता है, सो c इज ऑलवेज ग्रेटर क्या, फार ग्रेटर कंपेयर टू v। सो गाइज V/c तो 1 से कम होगी, काफी कम बोल सकते हो। तो लेकिन 1 में से कुछ ना कुछ तो घटेगा ही, बहुत कम घटेगा लेकिन घटेगा तो जरूर। तो 1 में से घट गया गाइज, तो 1 में से घटेगा तो 1 से कम हो गया, और 1 से कम का रूट अंडर लगाओगे तब भी 1 से कम ही रहेगा, तो पूरा क्वांटिटी 1 से कम है, समझ रहे हो। तो अगर कोई क्वांटिटी 1 से कम है, ठीक है, 1 से कम है और m रेस्ट है, तो इसमें किसी भी क्वांटिटी में अगर 1 से कम से क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो पूरी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। 10 में अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो 1 आता है, सोचो, और 10 में जैसे ही 9 से डिवाइड करते हो, सॉरी 10 में अगर 1 से डिवाइड करते हो तो 10 आता है, 10 में 1 से डिवाइड करते हो तो 10 आता है, और 10 में अगर जैसे ही 1 से कम से, मान लो कि 0.5 से तूने डिवाइड किया तो 20 आ जाएगा, है ना कमाल का चीज। तो 1 से कम से अगर डिवाइड करते हो तो पूरी चीजें थोड़ी बढ़ जाती है। तो इससे साफ क्लियर है कि जैसे जैसे भी बढ़ेगी, जैसे जैसे भी क्या होगी, बढ़ेगी, वैसे वैसे m रेस्ट भी मूविंग भी बढ़ेगी। ये साफ दिख रहा है, तो बस इसको आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी करना चाहेंगे 5th नंबर, चार्जेस शो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बोथ। बात भी सही है, दो पॉजिटिव चार्जेस, दो नेगेटिव चार्जेस, सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपल्शन शो करते हैं, अपोजिटली चार्ज है तो अट्रैक्शन भी। बट गाइज मास में ये बातें नहीं है। मास में आपने पढ़ा है न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो लॉ था, उसके अकॉर्डिंग कि दुनिया की हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है। मास में कोई रिपल्सन वाली चीजें अभी तक नहीं देखी गई हैं और होती भी नहीं है। सो टू मासेस ऑलवेज अट्रैक्ट, ठीक है, इसमें कहीं कोई रिपल्सन वाली चीजें नहीं है। तो कि ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिसे हमने यूज किया है चार्ज और मास को कंपेयर करने के लिए। आप देख रहे हैं इसके भी प्रॉपर्टी कंपेयर हो रही है, कैसे कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही है। क्या मेरी बातें क्लियर है गाइज? क्या बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है? मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड है। और भी बहुत सारी डिफरेंस है गाइज, अब वो डिफरेंस ज़्यादा मज़ेदार नहीं होगा। अब इसकी यूनिट कुछ अलग है, उसकी यूनिट कुछ अलग है ना। ये एक बेसिक मैथमेटिकल फिजिकल क्वांटिटी है और ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो गाइस ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई खास होता नहीं है, ठीक है। टेक्निकली देखा जाए तो यही डिफरेंसेस काफ़ी कमाल के हैं जो इसको बहुत कुछ अच्छा बना देता है। तो होपफुली गाइज आपने चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज और मास में रिलेशंस वगैरह कवर किया और काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा गाइज। अब गाइज आगे हम लोग देखेंगे चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जैसे मास की डेंसिटी होती है, जैसे मास अपन अपने वॉल्यूम पढ़ा होगा, सिमिलरली गाइज चार्ज की भी डेंसिटी होती है, ठीक है। उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। पहले कॉपी कीजिए। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे चार्ज डेंसिटी पे। गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे के क्लासेस के लिए। आगे के क्लासेस में गाइज कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जिसमें आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, जहाँ पे चार्ज डेंसिटी वेरी करेगी। तो इसे समझने के लिए आइए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिकल्टी वाइज कुछ भी नहीं है, बस आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए गाइज हेडिंग लगाते हैं हम लोग, चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी वर्ड तो आपके लिए नया बिल्कुल नहीं है। डेंसिटी का मतलब तो आपको पहले से भी पता है गाइज। डेंसिटी केवल चार्ज में नहीं होती है, मास में भी होती है, पॉपुलेशन में भी होती है, हर चीज़ की डेंसिटी होती है गाइज। अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम जिसके डेंसिटी के बारे में अपन बात कर रहे हैं वो कितनी पास है। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब कितने पास लोग रहते हैं, ठीक है। और अगर मैं चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो कितना चार्ज पास है। मास डेंसिटी की बात करूं तो कितना उसके मॉलिक्यूल मास के जो मटेरियल्स हैं वो कितने पास हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बताती है डेंसिटी। तो डेंसिटी से हमें, अगर किसी की डेंसिटी ज़्यादा है, इससे हमें यह पता चलता है कि उसकी मटेरियल बहुत पास है, ज़्यादा कठोर हो सकता है, वो ज़्यादा मजबूत हो सकता है। और अगर दूर है, बहुत दूर है गाइस, तो वो थोड़ा सा क्या हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है।
जैसे आप वुड को ले लीजिए, लकड़ी को ले लीजिए, तो आपने देखा होगा अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी लकड़ी होती है, बहुत सारे अलग अलग क्वालिटी का होता है। तो कोई ज़्यादा सख्त होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, और कोई उतना ज़्यादा नहीं होता है जो सॉफ्ट टाइप का होता है। तो ऑब्वियसली जो सॉफ्ट वाली होगी उसके एक पर्टिकुलर टुकड़े में जो मटेरियल जितनी उसमें इंक्लूडेड है, और जो हार्ड वाली है उसके उतने ही शेप में जितनी मटेरियल इंक्लूडेड है, ऑब्वियसली सॉलिड वाले का बहुत ज़्यादा होगा। क्या मेरी बातें समझ रहे हो? तो ये चीज़ें समझनी होती है कि चार्जेस कितनी ज़्यादा पास पास है, कोई भी चीज़ें कितनी ज़्यादा पास पास है, इसको हम किससे समझते हैं? ऑफ कोर्स डेंसिटी वर्ड से समझते हैं। तो चार्जेस के बारे में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो गाइस समझते हैं अच्छे से। अब इसमें भी तीन चीज़ें हैं। क्या चार्जेस हमेशा वॉल्यूमेट्रिक रीजन में ही एग्जिस्ट कर सकती है? कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास बहुत तरह की शेप होती है, हमेशा हर शेप एकदम वॉल्यूम लिए हुए होगा ये कोई जरूरी नहीं है। अब कागज का एक शीट ले लो, पेपर ले लो, क्या पेपर में लंबाई और उसकी विड्थ चौड़ाई ही इंपॉर्टेंट है? मतलब कुल मिलाकर के उसकी एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी विड्थ बहुत कम है, मतलब नेग्लिजिबल कह सकते हो। उसी तरीके से एक धागे को ले लूँ तो धागे की केवल लंबाई सिग्निफिकेंट है, उसकी एरिया, उसकी वॉल्यूम सिग्निफिकेंट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं क्यूब जैसा कोई स्ट्रक्चर ले लूँ तो उसमें तीनों चीज़ें सिग्निफिकेंट है, एरिया भी है, लेंथ भी है, ठीक है गाइज, हर कुछ है वहाँ पे, यानी कुल मिलाकर के उसमें वॉल्यूम सिग्निफिकेंट है। तो सबस्टांसेस अलग अलग तरह के होते हैं, तो उस पर चार्जेस भी जब होंगे तो चार्जेस का भी अपना जो नेचर होगा, कभी लीनियर चार्ज हो जाएगा, मतलब एक लेंथ पे ही चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, कभी एरिया पे होगा यानी सरफेस चार्जेस होंगे, और कभी कभी वॉल्यूमेट्रिक चार्जेस होंगे। तो सिमिलरली गाइज यहाँ पे भी हम लोग चार्ज डेंसिटी को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मास में भी हमने ऐसे ही किया हुआ है ना, लैम्डा से डिनोट करते हैं लीनियर मास डेंसिटी को, सिग्मा से डिनोट करते हैं सरफेस मास डेंसिटी को, और रो से डिनोट करते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको आपने अभी तक मास अपॉन वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो गाइज सिमिलरली मास को अगर रिप्लेस कर दे चार्ज से तो सब कुछ वही हो जाता है। तो चार्ज डेंसिटी का मतलब कितना चार्ज पास पास है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लोजनेस को बताता है ना। आप लिख सकते हो छोटा सा, इट रिप्रेजेंट्स the closeness of charges, ठीक है। और चार्ज डेंसिटी कितने टाइप का हमने किया अभी? चार्ज डेंसिटी को हमने तीन पार्ट में कर लिया है, एक एक को पढ़ेंगे अच्छे से। लीनियर चार्ज डेंसिटी, second one is surface charge density, and third one is volume charge density, ठीक है। जनरली इसे हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसे हम लोग रो से। एक सिंबल होता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, वही मास वाली ही सिंबल इसमें दे दी गई है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है। अब जहाँ पे जहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी होगी और साथ साथ मास डेंसिटी भी होगी, वहाँ पे हम लोग दो सिंबल यूज कर लेंगे, स्पेसिफिकली कैपिटल डी से डिनोट कर लेंगे अगर रो वाला हुआ, मतलब बोल लेंगे वहाँ पे जो जरूरी है, ठीक, अभी कंफ्यूज नहीं करना है। सो गाइज ये तीनों तो आपको समझ में पहले से भी आ रही है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे बोलेंगे। पहले से आपको पता है कि मास के बारे में, अगर मासेस किसी एल पे फैली हो तो पर यूनिट लेंथ जितनी मास होती है, यानी एल लेंथ पर एम मास है तो एक पर कितनी एम बाई एल, इसी को बोलते हैं पर यूनिट लेंथ, है ना। यूनिट लेंथ पर जितनी मास फैली होगी उसी को हम बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। गाइस मास को रिप्लेस कर दो चार्ज से, तो यूनिट लेंथ पर जितनी चार्ज फैली होगी उसी को बोलेंगे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर है गाइस? मान लीजिए एल लेंथ पर क्यू चार्ज है तो एक लेंथ पर कितनी होगी? क्यू बाई एल। सो क्यू बाई एल इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट लेंथ, सो क्यू बाई एल इज द लैम्डा। सो दिस इज क्वाइट इजी। सो इसको लिख सकते हो ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ ए linear object
सो लेमडा इज व्हाट, डायरेक्ट लिखे तो Q बाई एल, एल लेंथ की है और इस पर Q चार्ज है। पॉजिटिव ले सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती है, और ये सब यूनिफॉर्म चार्ज है ना, एक समान तरीके से फैली हुई है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा कम नहीं है, हर जगह जो चार्जेज है ये एक समान तरीके से फैली हुई है, ठीक है। सो व्हाट इज लेमडा, Q बाई एल। तो गाइस उसकी यूनिट भी हम चाहे तो देख सकते हैं, इसकी यूनिट तो बेहद आसान है, कूलम पर मीटर। डायमेंशन भी चाहे तो आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ देखने लायक तो है नहीं। IT बोलते हैं चार्ज को ना, IT, और यहाँ पे है लेंथ यानी L हो जाएगा। सो फाइनली वी हैव L की पावर -1 T एंड I की पावर -1। M को भी चाहो तो ऐड कर सकते हो, लेकिन M की पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि M इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो गाइज ये तो क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। अब इस पर कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाएंगे, तो कुछ भी खास नहीं होता है। जैसे कोई रॉड ले लिया गया, ठीक है, बहुत लंबा रॉड है ये, और इस रॉड की लेमडा गिवन है 2 कूलम पर मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा गया, ये AB है, ये AC है, इसकी लंबाई 4 मीटर है। देखिए लेमडा पूरे रॉड की गिवन है, लेमडा किसकी गिवन है, पूरे रॉड की गिवन है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि इस 4 मीटर वाले सेक्शन पे कितनी चार्ज होगी। फाइंड द चार्ज ऑन द सेक्शन AC सेक्शन पर कितनी चार्ज होगी। अब गाइज आपको यूनिट लेंथ पे चार्ज पता है, लेमडा का मतलब ही होता है यूनिट लेंथ पे, मतलब 1 मीटर पे या 1 सेंटीमीटर पे, चाहे जो जिस लेंथ के बारे में बात हो रही है अपन उसके बारे में। फिलहाल ये 4 मीटर है, तो 1 मीटर पर कितना कूलम चार्ज है, 2, तो 4 मीटर पर कितना हो जाएगा, 8। बहुत ही सीधी सी बात है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, सर बोलोगे कि सर लेमडा इक्वल्स Q बाई एल होता है, तो Q अगर निकालना होगा हमें, तो जिस पे Q हमें निकालना है उसके लेंथ से डिवाइड करेंगे तभी तो लेमडा मालूम होगा। सो Q निकालनी होगी तो उसी लेंथ से लेमडा में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सॉल्यूशन हो सकता है गाइज। सो हमें पता है कि लेमडा इज Q बाई एल, सो वी हैव Q इक्वल्स लेमडा इंटू एल, और लेमडा तो आपको पता ही है विच इज 2, और एल आपको पता है 4, जिसपे आपको चाहिए 8 कूलम। कुछ भी खास नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान होता है ऐसा सवाल। अब कभी कभी गाइज इस पे आपको घुमा सकता है छोटा छोटा सवाल, लेकिन डरना नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे कोई एक सर्कल ले लिया, ठीक है, और इसकी रेडियस 7 मीटर ले ली गई, और इस पे टोटल चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, इस पे टोटल चार्ज ले ली गई है 22 कूलम, ठीक है, 22 कूलम। अब आपसे पूछा गया है ऐसे, आप देख सकते हैं 60 डिग्री देख रहे हो, ये AB सेक्शन पे आपसे पूछा गया कि कितनी चार्ज होगी, बस A पूछा गया। और ये जो Q है ना गाइस, ये Q पूरा चार्ज है, ठीक है, पूरे रिंग पे चार्ज है। तो आपसे ये पूछा गया फाइंड द चार्ज ऑन AB सेक्शन, स्मॉल सेक्शन। AB इधर से भी ले सकते हैं, ये भी छोटा वाला सेक्शन, ठीक है गाइस। अब कैसे निकालें इस चार्ज को भाई, अब थोड़ा अकल लगाते हैं। पूरा अगर हम लेमडा किसी भी तरीके से निकाल लें, ठीक है, लेमडा निकाल ले तो हमारा काम शायद हो जाएगा। लेमडा क्या होता है, Q बाई एल। अब बोलोगे सर इसका Q मालूम ही नहीं है, इसका लेंथ निकाल के क्या कर लोगे, है ना, लेमडा पता ही नहीं है। तो गाइस ऐसा करते हैं ना, इस Q पूरा वाला Q डाल देते हैं। तो जब पूरा वाला Q हम डाल देंगे तो पूरा वाला लंबाई चाहिए होगा, वो भी तो आसान है। पूरा वाला Q तो 22 है, और पूरा वाला लेंथ निकालने के लिए 2 पाई r हमें लेना पड़ेगा, सही है ना गाइस। 2 पाई की जगह पर 22/7 कर लेते हैं, और रेडियस कितना है, रेडियस भी मैंने 7 ले रखा है, ये सब कट गया। सो लेमडा इज 1/2 कूलम पर मीटर, सही है गाइस। लेमडा हमने फाइंड आउट कर लिया।
जब लेमडा फाइंड आउट कर लिया तो अब हम उस लेमडा को इसके लिए यूज कर लें तो क्या इसका चार्ज नहीं मालूम हो जाएगा अगर उसका हम लेंथ पता कर लें। और इसका ए बी का जो लेंथ होता है आपको पता होगा, आर्क लेंथ हम जब निकालते हैं तो थीटा बाई 360 करते हैं इंटू 2 पाई आर, इतना तो आपको पता ही होगा। या थीटा इक्वल्स एल बाई आर डायरेक्ट कर लो, या तो ये 10th का फॉर्मूला यूज कर लो, या थीटा इक्वल्स क्या होता है एल बाई आर, सो एल इज व्हाट, आप ऐसा भी कर सकते हो थीटा इज एल बाई आर, सो एल इज थीटा टाइम्स ऑफ आर, डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, कुछ भी खास नहीं है, बस थीटा को आपको रेडियन में डाल देना है। तो गाइस आपको जैसे भी करना है कर लो। थीटा इज 60, 360 इंटू 2 पाई 22/7 इंटू आर विच इज 7, ये कैंसिल हो गया 6 2 3। सो गाइज ए बी की जो लेंथ हो रही है वो 22/3, तो इतनी इसकी लेंथ है। अब गाइज लेमडा अगर मेरे को इसका एल पता पड़ गया, अगर एल पता पड़ गया हमें विच इज 22/3, फिर से मैं लेमडा का फॉर्मूला यूज करूंगा तो अब की बार क्यू बाई एल यूज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस सेक्शन का चार्ज चाहिए तो उस सेक्शन का क्यू और उसकी लेंथ। ठीक है, मुझे लेमडा चेंज नहीं करेगा क्योंकि लेमडा तो यूनिफॉर्म है। आप बड़ा अगर लेंथ ले रहे हो तो बड़ा चार्ज ले लो, बड़ा लंबाई से डिवाइड कर लो, छोटा चार्ज आपको चाहिए तो छोटा लंबाई ले लो, तो ये आसान चीज़ है। सो अगर मैं क्यू निकाल लूँ तो क्या होगा, लेमडा इंटू एल ही करेंगे, और लेमडा तो आपने अभी निकाला है वो चेंज होगा नहीं, कहाँ निकाला गाइज 1/2, और व्हाट इज एल 22/3, सो 11/3 कूलम, ये आंसर हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो होपफुली मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, कुछ भी खास नहीं है लीनियर चार्ज डेंसिटी में। ठीक है, इस फ्यूचर में इस पे बहुत सारा काम होने वाला है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब गाइज पहले आप इसको कॉपी कीजिए, अब हम लोग सेकंड बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। पहले आप इसको कॉपी कीजिए। आइए गाइज अब हम लोग बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी में। सिग्मा से डिनोट करते हैं इसे, बताइए आपको नाम से ही क्लियर है गाइज, इसमें चार्जेस सरफेस पे बिखरी हुई होगी। ऑब्जेक्ट ही कुछ ऐसा है जिसपे हमें चार्जेस सरफेस पे ही देखने को मिल रही है, तो ऑब्वियसली चार्ज पर यूनिट एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो सिग्मा को हम लोग ज़्यादा भी नहीं लिख सकते, नॉर्मल बोल सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। ये सब एग्जाम में ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया जाता है आपसे, बस इसको समझना है, हमारा मेन मकसद है। सो सिग्मा इज व्हाट, क्यू अपॉन एरिया। सपोज करो कि आपके पास कोई भी एक सरफेस है और इस पर कुछ चार्ज बिखरी पड़ी है, ये एरिया इसका ए है, इस पे चार्ज क्यू है, तो इसकी सिग्मा इस तरह से डिफाइन होगी, इसकी टोटल चार्ज क्यू और बाई एरिया। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली फिल करते हैं, पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज रहती है यूनिट एरिया पे। सो अगर हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करें यूनिटरी प्रोसेस से, एक एक नियम से, कि ए एरिया पर क्यू चार्ज है, ए एरिया पे क्यू चार्ज है, तो 1 एरिया पे क्यू बाई ए, सही है। तो यूनिट एरिया पे जो चार्ज होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस। अब गाइस यूनिट और डायमेंशन कुछ भी खास नहीं है, मैं बार बार नहीं कर रहा। कूलम बाई मीटर स्क्वायर, कूलम का डायमेंशन अगर लिखना है तो आप IT लिख सकते हो, नीचे मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा L की पावर -1, कुछ भी खास नहीं है, इस पर ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। आइए इस पर एक जो एग्जाम्पल लगाते हैं वो ज़्यादा बेटर होगा। मान लीजिए गाइज आपके पास कोई इस तरह से एक प्लेट दिया हुआ है और इस पे इसकी सिग्मा गिवन है 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर, 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर इसकी सिग्मा गिवन है, और इसकी रेडियस गिवन है, इसकी रेडियस गिवन है 7 मीटर, और आपसे पूछा गया है फाइंड द चार्ज ऑन द डिस्क, फाइंड द चार्ज ऑन द डिस्क। कुछ भी नहीं है गाइज, बहुत ही आसान है। सो क्यू लिखने के लिए एक्चुअली मैं क्यू अगर लिखूं तो सिग्मा इंटू एरिया, या ऐसा बोलते हैं क्यू बाई एरिया इक्वल सिग्मा।
सो हमसे पूछा गया है क्यू, सो दिस इंप्लाइज क्यू इक्वल सिग्मा तो बदल नहीं रहा है इनटू एरिया। आपको बस ध्यान इस बात का रखना है कि सिग्मा हर जगह क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट, मतलब एक समान तरीके से चार्ज फैली रहनी चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हैं और ये जो भी फॉर्मूला वगैरह लिख रहे हैं आगे बढ़ पाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाइज वो थोड़ा अलग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, वो दरअसल बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, थोड़ा सा कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे हम लोग एक अलग लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइज। सो Q बाई A इक्वल सिग्मा, सो Q इक्वल सिग्मा टाइम्स ऑफ A, ठीक है। सो ये हमारा बोर्ड का मकसद है मेन। सो Q इज व्हाट, सिग्मा इंटू A। सो सिग्मा तो आपको पता ही है गाइज, सिग्मा तो पता ही है आपको, कुछ भी नहीं है उसमें, सॉल्यूशन तो कर रहे हैं। सो सिग्मा इज Q बाई एरिया, सो वी है सिग्मा आपको पता है 4 एंड एरिया इज पाई आर स्क्वेयर, पाई आपको पता है 22/7 एंड दिस इज 7 स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा 28 इंटू 22 और आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ऐसा ही कुछ होगा गाइस, ठीक है। तो ये हम लोग का चार्ज आ गया, ठीक है। अब गाइस इसमें एक और सवाल लगाते हैं, थोड़ा ये बढ़िया किस्म का है, समझिएगा अच्छे से। इसकी लेंथ 4 मीटर दी गई है और ब्रेथ 2 मीटर दी गई है, सरफेस है और इस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज दे दी गई है और इस पर टोटल जो चार्ज दे दी गई है वो है मान लीजिए 64 कूलम, ठीक है, 64 कूलम। अब इस पे क्या किया गया, एक छोटा सा 1 मीटर का एक डिस्क कट कर लिया गया और सवाल आपसे यही है, फाइंड द चार्ज ऑन द डिस्क, जिसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर, ठीक है गाइज। पूरा एरिया आपको तो पता पड़ ही गया, 4 2 जा 8, पूरी चार्ज आपको 64 कूलम तो मालूम हो ही गई। तो गाइज सिग्मा तो हम लोग पूरे सरफेस का तो निकाल ही लेंगे और ऑफ कोर्स सिग्मा यहाँ यूनिफॉर्म है, कुछ भी नहीं बोला जाए तो यूनिफॉर्म ही है। तो हमें इस वाले पार्ट का फिर क्या करनी है, चार्ज निकालनी है। तो जब जिस पार्ट की चार्ज निकालनी होती है ना गाइज, जिस पार्ट की आपको चार्ज निकालनी होती है, सिग्मा तो सबके लिए सेम ही रहेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर लोगे तो जितने एरिया से मल्टीप्लाई करोगे उस पार्ट का चार्ज आपको पता पड़ जाएगा। तो अपन को हमारा मकसद पता है ना क्या करना है, तो सिग्मा सबसे पहले निकालनी है। तो सिग्मा अगर कैलकुलेट करेंगे सो दैट वुड बी Q बाई एरिया। सो Q तो आपको पूरा का पूरा पता ही है 64 और एरिया की जहाँ तक बात है तो 4 2 जा 8 एंड 8 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये सिग्मा तो हमने निकाल लिया, पूरे इस स्ट्रक्चर का सिग्मा निकाल लिया, सिग्मा कांस्टेंट रहेगा, इसके लिए भी सिग्मा वही होगी, इस छोटे से सेक्शन के लिए भी सिग्मा वही होगी, किसी भी पार्ट के लिए सिग्मा वही होगी। अब बात हो रही है कि भाई इसका चार्ज क्या होगा, तो Q इक्वल्स सिग्मा इंटू एरिया। इस फॉर्मूला को हमेशा के लिए याद कर लो, जिस किसी सरफेस पे चार्ज अगर निकालनी है तो सिग्मा में अगर एरिया से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज मिल जाएगा, और लेमडा वाले में Q बाई एल होता था ना, तो चार्ज निकालने के लिए लेमडा में एल से मल्टीप्लाई कर दो। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज में आएगा, इसलिए बार बार चीजों को फॉर्मूला से मत लिखो, डायरेक्ट सोचो। Q निकालनी हो लेमडा इंटू एल, Q निकालनी हो सिग्मा इंटू ए, Q निकालनी हो रो इंटू वॉल्यूम, पढ़ेंगे आगे जस्ट। सो व्हाट इज सिग्मा 8 and area is pi r square, so nothing worry about it. कुछ भी नहीं है गाइज, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब गाइज इस पे बेस्ड अब कोई भी सवाल होगा ना बहुत सिंपल सिंपल, वो सब कुछ आप बना सकते हो, कुछ भी नहीं है। अगर गाइज इसी में मैं तुमको ऐसा एक दे दूं, ऐसा दे दूं, यहां से मैं 1 दे दूं और यहां से भी मैं 1 दे दूं, ठीक है,
और मैं बोलूँ कि ट्रायंगुलर शेप पर चार्ज क्या होगा, तो क्या जवाब होगा? चार्ज ऑन ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल जो दिख रहा है उस पर चार्ज कैसे निकालोगे? तो भाई सिग्मा में उसके एरिया से गुना करेंगे। सिग्मा तो वही यूज करेंगे 8 वाला, एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 1, हाइट भी 1, सो 1 इंटू 1, 4 कूलम। क्या मेरी बातें गेट कर रहे हो गाइस? किसी भी टाइप का सवाल क्या कवर कर लोगे? कवर कर लोगे। चलो इसको कॉपी करो और अब हम लोग आज का लास्ट और तीसरी चार्ज डेंसिटी करने वाले हैं, एंड दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसका भी आइडिया जस्ट यही है, बस इसमें एरिया हो रहा था, वहां वॉल्यूम होगा, कुछ भी खास नहीं है। पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए गाइस, तीसरी चार्ज डेंसिटी करते हैं, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको जनरली रो से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। सो रो इज व्हाट? क्यू बाई वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे इस टाइप का कोई क्यूबिकल ही ले लेते हैं, अगर इस पर क्यू चार्ज टोटल है और उसकी टोटल वॉल्यूम भी है, तो इसकी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकाल लें तो वो इसकी डेंसिटी होगी। बहुत ही आसान है, चाहे वो किसी भी टाइप का क्यों ना हो। ठीक है गाइज, आइए एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये आपका सॉलिड स्फीयर है और टोटल चार्ज इसमें मैंने दे दिया 4 कूलम। ठीक है, दिस इज सॉलिड स्फीयर और आपसे रो पूछा गया कि रो बताइए इसका क्या है। बहुत ही आसान है, कुछ भी खास नहीं है इसमें गाइज। तो अगर मुझे रो निकालना होगा तो चार्ज में वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या गाइज? बहुत ही आसान है। चार्ज तो आपको पता ही है 4, नीचे 4/3 पाई को डाल देते हैं 22/7 एंड आर क्यू यानी 7 के क्यूब। 7 से 7 एक कैंसिल हो जाएगा एंड 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है गाइज, एंड 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ऊपर चला गया और नीचे 22 7 के स्क्वायर, सो 3/22 इंटू 49। ठीक है गाइज, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इतनी कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है गाइज, बहुत ही आसान है, कुछ भी खास नहीं है इसमें, बहुत बहुत इजी है। अब चलिए गाइज, इसमें एक दो और सवाल लगाते हैं वॉल्यूमेट्रिक चीज पे। ये इस टाइप का कोई क्यूबॉइड है, 8 मीटर इसकी लेंथ है, 4 मीटर इसकी हाइट है और 2 मीटर इसकी विड्थ है, और इसकी टोटल जो चार्ज इसके अंदर पूरे के पूरे इंटायर रीजन में है यूनिफॉर्म तरीके से, एंड दैट इज 64 कूलम। ठीक है, अब इससे क्या किया गया? एक क्यूब काटा गया। इससे क्या किया गया? एक क्यूब काटा गया, इसी से एक क्यूब काट लिया गया। जिसकी साइड 3 मीटर है, सॉरी 3 तो हो ही नहीं सकता, 2 मीटर है, मिनिमम 2 का है ये, तो 2 मीटर का एक क्यूब काट लिया गया इससे। तो आपसे ये पूछा गया फाइंड द चार्ज ऑन, या ऑन की जगह पर इन बोलना चाहिए, पूरे इंटायर रीजन में है, क्यूब विच इज कट फ्रॉम क्यूबॉइड। बहुत ही आसान है गाइस, कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा चार्ज पता ही है, पूरा का पूरा वॉल्यूम हम निकाल ही लेंगे तो रो निकल जाएगा, और जब रो एक बार निकल गया गाइस तो फिर इस वाले पार्ट का हमें चार्ज पता करने से कोई रोक नहीं सकता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड रो, एंड रो इज, दिस इज वॉल्यूम गाइस। सो Q इज व्हाट? 64, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो आपको पता है 8 × 4 × 2, सो दिस इज 64 से पूरा कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज 1 कूलम पर मीटर क्यूब। बहुत ही आसान है। तो अब अगर हमें इस पे चार्ज निकालनी हो, इस पे चार्ज निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? Q इज व्हाट? ध्यान से देखो, रो इंटू वी, लेकिन अब की बार
रो तो वही होगी लेकिन वी बदल जाएगी, तो चार्ज भी बदल जाएगी, ऑफ कोर्स चार्ज इसकी निकल जाएगी। सो रो तो हमने निकाला हुआ है, वो तो फिक्स्ड ही है, और वॉल्यूम होता है इसका 2 × 2 × 2 यानी 8। सो 8 कूलम आंसर। सो गाइस इस तरह से हम लोगों ने चार्ज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, चार्ज में इन्हीं सब चीज़ों को पढ़ा जाता है और आपके सिलेबस में इन्हीं सब चीज़ों को जगह दी गई है। अब गाइस हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ और चीज़ों को देखेंगे जस्ट कमिंग वीडियो सेशन में। तो गाइस मिलते हैं कमिंग वीडियो सेशन में।